हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडू कलर्स में। आज मैं भारत के भूगोल में भारतीय नदियों का भाग 2 लेके आई हूँ। हमने भाग 1 पहले ही पढ़ लिया है, जिसमें हमने उत्तर भारत की नदियों को कवर किया था। इसमें हम आज प्रायद्वीपीय नदियों को कवर करेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें एस्चुरी और डेल्टा में डिफरेंस करना आना चाहिए कि एस्चुरी क्या है, डेल्टा क्या है। देखिए, जब हम साउथ में यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो ये वाले जो वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे, यहाँ में जो नदियाँ गिरती हैं अरब सागर में, ये एस्चुरी बनाते हैं। और जो ईस्टर्न घाट की जो नदियाँ हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। बेसिकली ये इस तरीके से ही डिवाइड हैं कि यहाँ की जो वेस्टर्न घाट की नदियाँ हैं वो एस्चुरी ही बनाती हैं और ईस्टर्न घाट की नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि एस्चुरी और डेल्टा होते क्या हैं। एस्चुरी एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ समुद्र का खारा पानी, ये समुद्र है, समुद्र का खारा पानी नदियों के ताज़े पानी से मिलता है। तो जहाँ वो मिलता है वो एस्चुरी पॉइंट होता है। और डेल्टा क्या होता है? जहाँ नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों मतलब जो उसके साथ मिट्टी और जो सारी चीज़ें आ रही हैं उसके साथ, वो यहाँ पर इस तरीके से कुछ इस तरीके से ऐसे करके त्रिभुजाकार आकृति बनाते हैं और ये डेल्टा कहलाता है। जो एस्चुरी वाला प्रदेश होता है वो कम उपजाऊ होता है और जो डेल्टाई प्रदेश होते हैं वो बहुत उपजाऊ होते हैं और ये कृषि के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता दिया है। मैं एक यहाँ पे रिवर के बारे में आपको बताती हूँ जो उत्तर भारत की राजस्थान की बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है, लूनी नदी। ये रही लूनी नदी, ये जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है। ये जो लूनी नदी है ये अरावली पहाड़ियों की पुष्कर घाटी से निकलती है और थार डेजर्ट है वहाँ से गुजरती हुई ये कच्छ के रण में गिर जाती है। अब ये कच्छ का रण कहाँ है? ये कच्छ का रण है गुजरात में। जो आप ये वाला प्रदेश देख रहे हैं ये कच्छ का रण है। ये दलदली क्षेत्र है और ये जो लूनी नदी है ये तकरीबन 495 किलोमीटर लंबी है और ये बहती हुई आके यहाँ पे कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ठीक है, ये कच्छ का रण है। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये कच्छ की घाटी है और ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये खंबात की खाड़ी है। ठीक है, ये कच्छ का रण है, ये कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है। ठीक है, नर्मदा नदी जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे वो यहाँ खंबात की ही खाड़ी में गिरती है। वैसे लोग बोलते हैं कि अरेबियन सी में गिरती है, लेकिन वो खंबात की खाड़ी में गिरती है बेसिकली। चलिए अब हम नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नर्मदा नदी जो है वो ये रही, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पे ये अमरकंटक की पहाड़ी के निकट, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी के निकट है। इस नदी के निकट बहुत से दर्शनीय स्थल है। जहाँ जहाँ ये नदी बहती है वहाँ वहाँ बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। और जब ये नदी जबलपुर के निकट पहुँचती है तो ये गहरे गाड़ से गुजरती है और यहाँ ये नदी बहुत तीव्र ढाल से गिरती है और जहाँ ये गिरती हैं वहाँ पर वो एक धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और जितनी भी नर्मदा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं। इसके साथ साथ समानांतर आप एक और नदी देखेंगे जिसको इसकी बहन कहा जाता है, वो है तापी नदी। ये रही तापी नदी, ये तापी नदी है। और ये तापी नदी जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से निकलती है और ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का स्टार्टिंग पॉइंट है, देन उसके बाद महाराष्ट्र और देन उसके बाद गुजरात में टच हो रही है। ठीक है, अच्छा, अरेबियन सी में जो और बहुत सी नदियाँ गिरती हैं जो वेस्टर्न घाट से बहती हुई गिरती हैं, जैसे साबरमती है, माही नदी है, भारतपुजा नदी है, पेरियार नदी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि जो नदियों के नाम मैंने लिए हैं ये नदियाँ किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली नदी द्रोणी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं महानदी द्रोणी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो ये महानदी है ये छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है और उड़ीसा के कटक शहर के पास ये डेल्टा बनाती है। ये आप देख सकते हैं, ये है महानदी और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से त्रिभुजाकार जो है वो फैल जाती है और डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये जो नदी है इसकी लंबाई तकरीबन 860 किलोमीटर है और महानदी की वजह से ही जो ये छत्तीसगढ़ का जो ये एरिया है, ये छत्तीसगढ़ का एरिया काफ़ी उपजाऊ है। इसको छत्तीसगढ़ बेसिन भी बोलते हैं और इसको
इस छत्तीसगढ़ बेसिन को धान का कटोरा भी बोलते हैं क्योंकि काफ़ी उपजाऊ प्रदेश है। ये नदी द्रोणी आप देख सकते हैं, ये रही, काफ़ी लंबी नदी है। ये रही गोदावरी नदी, ये काफ़ी लंबी नदी है और ये तकरीबन 1500 किलोमीटर के आसपास इसका जो लंबाई है वो है। और ये जो नदी है ये महाराष्ट्र से निकलती है और तकरीबन महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है और ये नासिक के त्र्यंबकम नामक स्थान से बहती है। इसका उद्भव स्थल वहीं से है और ये नदी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे लंबी नदी है साउथ की, प्रायद्वीपीय भारत की। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, जो ये ऊपर से नॉर्थ से इसमें टच होती हैं, एंट्री करती हैं। और जो नीचे से, साउथ के नीचे से इधर से जो इसमें एंट्री करती है नदी वो है मंजीरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी ये वाली है। कृष्णा नदी ये गोदावरी नदी के बाद सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। देखिए गोदावरी नदी जो है उसको दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा भी बोलते हैं क्योंकि ये साउथ की सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 4 राज्यों से ये होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश। इसकी सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, मूसी और कोयना। मूसी वही नदी है जहाँ पर हैदराबाद शहर जो बसा हुआ है। कृष्णा नदी की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा। अब हम बात कर लेते हैं कावेरी नदी के बारे में। ये है कावेरी नदी जो 2 राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती हैं। ये कर्नाटक के वेस्टर्न घाट से पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और तकरीबन इसकी जो लंबाई है वह 760 किलोमीटर है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा बोलते हैं, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। इसकी सहायक नदियां हैं शिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और लोकपावनी। ठीक है। अच्छा, एक कावेरी नदी की खासियत ये है कि कावेरी नदी में सारा साल पानी रहता है। जैसे मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि हिमालय नदियों के कंपैरिजन में जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनमें थोड़ा पानी कम होता है क्योंकि उन्हें पानी सिर्फ वर्षा से मिलता है, तो कई नदियों का पानी सूख जाता है। लेकिन कावेरी नदी इकलौती ऐसी नदी है जिसमें सारा साल पानी रहता है और सबसे ज़्यादा प्रायद्वीपीय भारत में जितनी भी नदियाँ हैं सबसे ज़्यादा पानी कावेरी नदी के ही अंदर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनको कुछ 2 कैटेगराइज में भी बांटा गया है। जैसे कि कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं जिसका नाम मैंने आपके पहले लिया, कुछ नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां हैं, कुछ और नदियां हैं जो गिरती हैं जिनका नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगी, जैसे दामोदर है, स्वर्णरेखा है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, पेन्नार, कावेरी, वैगाई, ताम्रपर्णी, सब नदियां हैं। इनमें से कुछ नदियों के बारे में मैंने बता दिया है आपको। कुछ और नदियों के बारे में मैं आपको 2-4 लाइनें बता देती हूँ। जैसे दामोदर नदी है, ये छोटा नागपुर से होते हुए हुगली नदी में मिलती है, तब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डायरेक्ट बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती है, ये पहले हुगली नदी में मिलती है। उसके अलावा स्वर्णरेखा नदी है एक, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में बहती है। छोटा नागपुर पठार से बेसिकली 3 नदियां निकलती हैं, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी। तो जो स्वर्णरेखा नदी है, जितना भी छोटा नागपुर पठार का जो, क्योंकि ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है जो फैक्ट्री वगैरह से निकलता है वो सब इस नदी में डाल दिया जाता है। तो ये जो नदी है वो काफ़ी दूषित हो चुकी है। इसको जैविक मरुस्थल भी बोलते हैं क्योंकि नदी में जानवर, कोई जीव जंतु आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि इतनी दूषित हो चुकी है। और इस नदी के पास एक महत्वपूर्ण शहर भी है, जैसे जमशेदपुर इसी नदी के पास बसा हुआ है। एक और नदी है जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, वो है ब्राह्मणी नदी। ये रांची से निकलकर उड़ीसा में मुहाना अपना बनाती है। तो ये हमने आज कवर कर लिया है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हमने अपने लास्ट वीडियो में हिमालय नदियों के बारे में बताया। हिमालय नदियाँ जो हैं वो युवावस्था में हैं, नवीन हैं, अभी भी बन रही हैं, घाटियों को अपनी गहरा कर रही हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो अपनी घाटियों को गहरा कर चुकी हैं। यानी कि जो उसका एक लास्ट पॉइंट होता है समुद्र तल, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ प्रौढ़ावस्था में हैं और समुद्र तल तक, अपने आधार तल तक पहुँच चुकी हैं। वहीं हिमालय की नदियाँ जो हैं वो मार्ग भी बदलती हैं, थोड़े थोड़े रास्ते बदल देती हैं, लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनके जो रास्ते हैं, मार्ग है, वो निश्चित हैं। वो
एकदम कड़क चट्टानों से होकर गुजरती हैं और अपना मार्ग नहीं बदलती हैं। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस कुछ मैंने पहले वीडियो में, कुछ अभी बता दिए हैं आपको। और ये मेरा जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का। इसके बाद मैं कुछ हिस्ट्री के चैप्टर्स बनाऊंगी, झीलों के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, मैं उस पर फ़ौरन वीडियो बना दूंगी। तो चलिए, ये वीडियो जो अगर आपको मेरा अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।